हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 6 में हम कवर करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हालांकि हमने पढ़ लिया है, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। क्योंकि अक्सर हम इन दोनों को अलग अलग भले पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर जब आपसे पूछा जाएगा दोनों में डिफरेंस बता, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यूक्लियस को हल्का सा देखेंगे। न्यूक्लियस को कंप्लीट नहीं देखेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को देखेंगे और उसके अंदर के दो तीन चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अपने वीडियो को बेटा हम स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। देखो, आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आपको पता है कि इन दोनों चीजों में कोई ऐसी चीज है जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है ना। तो आखिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, हम वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं दोनों का मतलब पता है, लेकिन डिफरेंस में हल्का सा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वही हम देखेंगे। पहले हम देखिए, इट इज द फिनोमिनन ऑफ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। आपको मैंने बताया था कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऐसी चीज है जो अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही थी। वो क्या चीज थी, अगर आप इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में बेटा पढ़ोगे। हालांकि डिफ्यूजन में देखो बहुत सी सारी चीजें मूव करती हैं, फॉर एग्जांपल आयंस और मॉलिक्यूल। लेकिन हमने आपको बताया था कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल के अंदर और बाहर क्या ऐसी चीजें हैं जो अंदर बाहर जा रही है डिफ्यूजन के थ्रू। तो हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन जब सेल को जरूरत होगी, तो जब बाहर का कंसंट्रेशन हाई होगा और अंदर का कंसंट्रेशन लो होगा, तो ऑक्सीजन आपका बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर अगर बेटा ज्यादा है, अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना बाहर जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बाहर निकालते हैं, और वो सेल कहाँ है, हमें लोग के अंदर है। उसी छोटे छोटे सेल से बहुत सारे सेल्स मिले, टिश्यू बना, टिश्यू मिला, ऑर्गन बना, फिर ऐसे ऐसे करके हम ऐसे खड़े हुए हैं। आखिर उस सेलुलर लेवल पे अगर हम बात करें, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे आपका ऑक्सीजन आया, हाँ, तो अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, बाहर का कंसंट्रेशन कम होगा। इससे आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। वही यहाँ पे बात की जा रही है हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन की। हम सेकंड देखेंगे। अब वही अगर हम ऑस्मोसिस में बात करें बेटा, इट इज द फिनोमिना ऑफ मूविंग सॉल्वेंट पार्टिकल across a semi-permeable from a region of low solute concentration to more solute concentration। देखो, हमने आपको बताया था ऑस्मोसिस में हम सेल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, देखो यहाँ पे सेल जो था बेटा वो ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब कर रहा था क्या, वाटर, थ्रू ऑस्मोसिस, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या वाटर ही केवल ऑस्मोसिस के थ्रू, देखो सेल के रिस्पेक्ट तो देखो वाटर की बात करेंगे ही कि वो मूव करता है, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर और एनी अदर सबस्टांस, यानी कुछ और भी सबस्टांस हैं जो ऑस्मोसिस में मूव करेंगे। लेकिन अभी हम केवल और केवल देखो बात करेंगे वाटर पे। किस पे बात करेंगे बेटा, वाटर पे। तो देखो, डिफ्यूजन में भी कोई ऐसी चीज है जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रही है, और ऑस्मोसिस में कोई ऐसी चीज है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रही है। लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ पढ़ेंगे ऑस्मोसिस में वाटर। यानी कि सेल जो है वो तुम्हारा वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू, तो वो कहेंगे हम ऑस्मोसिस के थ्रू। सेकेंड हम आते हैं, इट अकर इन लिक्विड एंड गैस। मतलब डिफ्यूजन जो होता है वो आपका लिक्विड में होगा, गैस में होगा। सॉलिड नहीं लिखा, इट मीन सॉलिड में बेटा नहीं होगा। क्योंकि देखो उसका कारण एक ही है कि लिक्विड में क्यों होगा और गैस में गैस, मतलब लिक्विड गैस में ही तुम्हारा डिफ्यूजन क्यों क्यों होगा और सॉलिड में क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखो आपको पता है, आप केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जब पढ़े होगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हमने आपको बताया था, हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, जब हम उस पर लेक्चर देंगे तो उस पर आएगा। उसमें देखो रीजन ये होता है कि जो सॉलिड्स में होते हैं पार्टिकल्स उसमें बहुत पास पास होते हैं। इट मीन्स कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। लेकिन लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए मूवमेंट हो जाता है, इसलिए चीजें हायर से लोअर में आ जाती है। ठीक है, इसलिए आपका लिक्विड और गैस में होता है।
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इट इट अकर्स इन लिक्विड ओनली, यानी ऑस्मोसिस केवल और केवल आपका लिक्विड में होगा। ठीक है। नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड हियर, मतलब कि डिफ्यूजन जो होता उसमें किसी मेम्ब्रेन का सेपरेशन का मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मतलब कि जैसे देखो डिफ्यूजन को होने के लिए ऐसा कोई ऐसा नहीं कि उसको मेम्ब्रेन वहां पे कोई ऐसा मेम्ब्रेन चाहिए सेपरेशन की बाउंड्री, कुछ ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो हम आपको बहुत डीपली नहीं बता रहे हैं ये, क्योंकि हमने इसके पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया था। इस वीडियो में मैं केवल और केवल आपको बेटा डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस अगर और अच्छे से पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जा करके वहां से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और इसमें पढ़ते हैं इट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर देखो यहाँ पे किसी मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई उसको सेपरेट नहीं कर पाती, मतलब नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई इधर मेम्ब्रेन का आवश्यकता नहीं होता है डिफ्यूजन को घटित कराने के लिए, यानी कि उसको अकर कराने के लिए, यानी कि उस डिफ्यूजन को करने के लिए। और डिफ्यूजन देखो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसे नहीं कराते हो, डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और से ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, मतलब कि ऑस्मोसिस जहां पर भी होगा वहां पे एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, उसका नाम होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए लिखा है इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब बेटा, हमने आपको देखो जब सेल मेम्ब्रेन आपको हमने बताया था तो उसमें हमने एक टर्म यूज किया था, सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है ना। तो सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है, हमने आपको बताया था। अगर आप ये भी वीडियो अगर अगर मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में और अच्छे से पढ़ना है, वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से अच्छे से पढ़ लेना। अभी हम केवल बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं द फ्लो ऑफ कंसिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन, मतलब डिफ्यूजन जब होगा यानी कि हायर से लोअर में जाएगा तो इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, कोई इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा कि अगर ये राइट में जा रहा है तो राइट में ही जाएगा, लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं वाटर इज द मेन सॉल्वेंट दैट मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और यहाँ पर देखो क्या है ऑस्मोसिस में वाटर इसका जो है मेन सॉल्वेंट होगा जो मूव करेगा अपने हायर रीजन से लोअर रीजन, मतलब कि एक रीजन से दूसरे रीजन में। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे डिफ्यूजन में कि वाटर कोई मतलब डिफ्यूजन हो जाएगा, वाटर है फिर भी डिफ्यूजन होगा, लेकिन वाटर नहीं है तो तब पर भी डिफ्यूजन होगा। इट मीन्स कि वाटर कोई नेसेसरी नहीं है डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए, लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर बेटा मतलब नेसेसरी है। ठीक है ना। अब पढ़ते हो वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट। ठीक है बेटा। आरुष, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ ऑस्मोसिस, हाँ वेरी गुड। हाँ डिफ्यूजन में बेटा देखो, ठीक है, वेरी गुड गौरव, वेरी गुड। देखो वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट, इट मीन्स कि मतलब जो डिफ्यूजन होगा अपने आप हो जाएगा उसमें, मतलब अगर देखो वाटर होगा फिर भी हो जाएगा, नहीं भी होगा फिर भी डिफ्यूजन हो जाएगा, यही है मतलब। ठीक है ना। ठीक है। और कमेंट कम करो यहाँ, यहाँ ज्यादा ध्यान दे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, डिफ्यूजन इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट कैन नॉट बी स्टॉप। मैंने अभी बताया था डिफ्यूजन जो होता है वो नेचुरल फिनोमेना। ठीक, ऐसा नहीं कि आप कहोगे डिफ्यूजन हो जाओ तो डिफ्यूजन हो जाए। लेकिन ऑस्मोसिस में जब आप पढ़ोगे डिफरेंस में, ऑस्मोसिस देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि आप उसको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा आप उसको रोक सकते हो और उसको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसको रिवर्स कंडीशन में भी ला सकते हो। जैसे हमने आपको बताया था ऑस्मोसिस में जब कि एक किशमिश के लो, मतलब दो जार लो, एक सोल्यूशन है दूसरे में प्योर वाटर है, एक में किशमिश डालो पिचक जाएगी, दूसरे में किशमिश डालो फूल जाएगी। तो जिसमें प्योर वाटर था जिसमें किशमिश फूली थी उसको निकाल के सोल्यूशन में डालो किशमिश पिचक जाएगी। इट मीन्स क्या है प्रोसेस है, ऑस्मोसिस रिवर्सिबल है। लेकिन आप यहाँ ऑस्मोसिस को रोक सकते हो, लेकिन आप डिफ्यूजन को बेटा रोक सकते नहीं हो। हाँ कुछ पल के लिए उसको स्टॉप, मतलब आप मतलब डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन उसको आप मतलब डिफ्यूजन को आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है। All types of substance present in the solution can move from the region of its high concentration to the region of low concentration, मतलब कि जी मतलब बहुत टाइप्स, मतलब हर टाइप के सब्सटेंस बेटा सोल्यूशन में वो मूव कर सकते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोसिस में वहीं पे सॉल्वेंट के साथ और भी कुछ चीजें हैं जो ऑस्मोसिस को फॉलो कर रही हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं आप इस चैप्टर को जब भी पढ़ो ऑस्मोसिस को वाटर के रिस्पेक्ट में आप सोचो कि डिफ्यूजन में तुम्हारा CO2 O2 है और ऑस्मोसिस में तुम्हारा क्या बेटा वाटर।
क्यों? क्योंकि सेल जो था यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूजन में ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोसिस। सेल जो है अब अब्सॉर्ब कर रहा है वाटर, किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। कैसे? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ऐसा कोई मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे केवल लिक्विड में होगा, यहाँ पे ऐसा देखोगे लिक्विड और गैस दोनों साथ में हो। ठीक है, डिफरेंस तो बेटा पढ़ रहे हैं ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, हालांकि यहाँ एक ही है, हम 2-3 ले लेते हैं। पहला लेते हैं पानी के साथ। एक पानी लो, एक मग में पानी ले लो, उसमें 2 बूंद आप इंक गिरा दो, उसको आप घोलो मत, देखोगे ऑटोमेटिक 1-2 मिनट बाद पूरा पानी कलर हो जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू हुआ भाई? किस प्रोसेस के थ्रू? ठीक है, डिफ्यूजन। लेकिन अगर आप अक्सर स्कूलों में आप अपनी पेन, जेल पेन को जब पॉकेट में रखते हो या डॉट पेन को रखते हो बेटा, आपका अगर वो पॉकेट में रखे, अगर वो उसमें से इंक अगर बाहर आया, पूरा पैंट, आखिर इंक बाहर आया एक जगह लगना चाहिए, लेकिन वो पूरा पैंट में लगभग एरिया को कवर कर लेता है जहां तक हमारा पॉकेट होता है। वो भी क्या है? डिफ्यूजन। वहां पे वाटर का हुआ रिक्वायरमेंट नहीं ना, वाटर तो नेसेसरी नहीं हुआ। तो आप यहाँ लिख सकते हो ना कि वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट। इट मीन्स क्या, डिफ्यूजन में वाटर नहीं भी रहेगा फिर भी तुम्हारा डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं एग्जांपल में, रेड ब्लड सेल स्वेल्स अप व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर। हमने देखा था, किसमिस वाला एग्जांपल लिया था। अगर उसको सेम अगर हम सेल के साथ करें, अगर हम उसको वाटर में डिप करेंगे तो यानी वाटर हायर कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर वाटर कम है, बाहर का पानी अंदर आ जाएगा और सेल जो है रेड ब्लड सेल वो बेटा वो स्वेल कर जाएगा, एक्सपोज करेगा। ठीक है, हमारा ये बेसिक डिफरेंस था किसमें? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सेल वॉल को। यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ सेल है बेटा, यहाँ पे आप लिख लेना कि भाई पार्ट्स ऑफ सेल में कौन सा सेल है। आपको यहाँ पे जानना होगा कि यहाँ पर होगा तुम्हारा सेल वॉल। सेल वॉल देखो, हमने आपको सेल मेम्ब्रेन बताया था। सेल मेम्ब्रेन जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है किसमें? एनिमल सेल। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बेटा अगर बात करते हैं, उसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। इट मीन्स कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी आउटर मोस्ट कवरिंग के फॉर्म में, और प्लांट सेल में बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा? सेल वॉल होगा। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है नॉन लिविंग होता है ये, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में क्या था बेटा? वो लिविंग था। ये क्या है? फ्रीली परमिएबल, मतलब ये किसी चीज को आओ भैया जाओ कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में क्या था? सेलेक्टिवली परमिएबल। कुछ ऐसी चीजें सेलेक्टिव ही थी जो बाहर से अंदर आ सकती हैं और अंदर से बाहर जा सकती हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, ये सेल का एक शेप को डिटरमाइन करता है। प्रोटेक्ट कंटेंट्स ऑफ सेल, इट मीन्स क्या? जो भी चीजें बाहर होगी वो क्या होगा? अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करेगा, कंटेंट को होल्ड करके रखेगा। ऐसा ही हम सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ रहे थे। मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल किससे मिलकर बना है हमारा? सेलुलोज से। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोटीन प्लस लिपिड्स से मिलकर बना है वो। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, सेल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी। ठीक है, बहुत कॉमन बेटा, अगर आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ोगे आपको जरूर याद हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम आपको आगे अभी बताएंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस देखना, तब आपका हर चीज बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखो आपका स्ट्रक्चर है। लेकिन देखो, आपको एक चीज मैं बता दूं, आप हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको अच्छे से, अगर आपको सेल पार्ट्स ऑफ सेल के हर चीज को अगर आपको समझना है, तो उसके लिए एक चीज है, आप अच्छे से पहले एक बेसिक डायग्राम को देख लो कि आपका सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, और सेल वॉल जैसी चीज बेटा कहाँ है। तो देखना, एक पहले हम सर्किल बना लेते हैं। ये आपका क्या है? सर्किल है, और ये आपका क्या है बेटा? न्यूक्लियस है ये क्या होगा आपका? न्यूक्लियस हो गया। और इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। इट मीन्स क्या? आप लिख सकते हो, अगर एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी आपकी, वो सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर इसकी बात करें तो ये साइटोप्लाज्म होगा। अगर ये पिंक कलर की बात करें तो ये बेटा क्या होगा?
न्यूक्लियस होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम आपसे बोले कि ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर आ जाएगी जिसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सेल वॉल। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि प्लांट सेल में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों होगा और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के नीचे होगा। लेकिन एनिमल सेल में बेटा आपका सेल वॉल नहीं होगा, केवल सेल मेम्ब्रेन होगा, और वो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होगी किसकी, सेल की। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम है, पता रहना चाहिए। आते हैं अपने स्लाइड पर हम। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं। आप ध्यान देना कि आप देख करके कुछ पढ़ सकते हो, लगभग लगभग आपको अंदाजा एक लग गया होगा कि ये क्या है। सेल वॉल जो होगा प्लांट सेल में पाया जाएगा, आपको अभी डायग्राम के थ्रू मैंने बताया। और सेल मेम्ब्रेन जो होगा प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, अभी मैंने बताया। ये जो होगा प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, मतलब लाइज आउटसाइड द सेल, सबसे बाहर होगा ये। और यहाँ पे होगा आउटसाइड ऑफ द सेल इन एनिमल सेल एंड इनर टू सेल वॉल। मैंने बताया कि प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन जो होगा सेल वॉल के नीचे होगा और एनिमल में तुम्हारा सबसे ऊपर होगा। उसके बाद ये सेल वॉल नॉन लिविंग होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होगा बेटा, लिविंग होगा। ये रिजिड होगा और ये फ्लेक्सिबल होगा। रिजिड और फ्लेक्सिबल के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। ये मार्कर जो है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये बेंड नहीं हो रहा है, ये बेंड नहीं हो रहा है। जब ये बेंड नहीं हो रहा है इट मीन्स ये क्या है, रिजिड है। अगर ये मार्कर बेटा बेंड हो जाता है तो इट मीन्स क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये सेल ये परमिएबल होता है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये किसी को एंट्री दे देगा लेकिन ये हर किसी को एंट्री नहीं देगा। उसके बाद ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो होता है ये सारी चीजों को होल्ड करके रखता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की जितनी भी चीजें वो बाहर ना जा पाए। और जो आपका बना होता है ये, जैसे कि ये आपका सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बना है, तो ये कंपोज होते हैं प्रोटीन और लिपिड से होते हैं। ठीक है, इतना बेसिक डिफरेंस है। कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस भी आपका सेल का एक बेटा पार्ट्स है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस आपका बीच में होगा। ये सेल का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, सेंट्रली लोकेटेड होगा, इट मीन्स लार्ज इन साइज हमने जो बोला। अगर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर के पास भी अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी, इट मीन्स उसका भी एक आउटर कवरिंग होगा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा, वही हम न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने स्टार्ट करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स। न्यूक्लियस क्या है, सेलुलर कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि सेल का ही तो एक पार्ट है, तो भाई सेल के अंदर जो भी चीज है वो पूरे सेलुलर कंपोनेंट ही है। तो ये सेलुलर कंपोनेंट है, सेंट्रली लोकेटेड है, बीच में लोकेटेड होता है, लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा होता है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक सिंगल कोश मतलब सिंगल सेल्स को बोलते हो यूनिसेलुलर, और एक से अधिक होता है तो मल्टी सेलुलर। इट मीन्स क्या, एक सेल तो हमको दिखता नहीं है, पता चला कि जो सेल हमें दिख रहा है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो वाह सेल का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। तब तो इसको बड़े अच्छे से हम सभी को पढ़ना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ ना कुछ खास होगा। यानी कोई इंसान अगर बहुत महान होता है तो उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। वैसे ही अगर आपका जो आप न्यूक्लियस पढ़ रहे हो इसमें लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बेटा खास होने वाला है, तो हम न्यूक्लियस को जरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट को देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या है। एक है न्यूक्लियर एनवेलप है और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। एक है न्यूक्लियर एनवलप और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है। न्यूक्लियर एनवलप कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले हम एक इसका स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं बेटा। आप यहां देख रहे होगे न्यूक्लियर एनवलप जो होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन होगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन होगी वो दो परत की होगी, दो लेयर की होगी। और आगे आप पढ़ोगे कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो साइटोप्लाज्म
और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर एनवेलप अलग करता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, तब काफी अच्छा और समझ में आएगा। देखो देखो ये जो ऐसे ऐसे व्हाइट कलर का है और इसके बीच में जो गैप है, ये आपका क्या है बेटा? न्यूक्लियर। पहले डायग्राम बना लेता हूं। देखो यही स्ट्रक्चर जो है आपका व्हाइट कलर का जो है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। आप ये देख रहे होगे व्हाइट कलर की ये दो लाइन है, इट मीन्स क्या, ये डबल बॉन्डेड है, मेम्ब्रेन है। और आपको पता है इधर आपका क्या है बेटा? ये साइटोप्लाज्म है और ये पूरा आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग न्यूक्लियर एनवेलप है। और इसके अंदर जो भी आपका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब जो भी इसके अंदर पाया जा रहा है, वो क्या है? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। आप इस स्ट्रक्चर से नहीं देख सकते हो कि जो ये न्यूक्लियर एनवलप है साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग कर रहा है, बैरियर के रूप में थोड़ा सा ऐसा काम कर रहा है। तो आप कह सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियर एनवलप है डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करने का काम कर रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म के भी दो कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। लेकिन अभी न्यूक्लियर एनवेलप पे बात कर लेते हैं कि आपका ये डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन होगा और दो न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो ऐसा ऐसा होल जैसा संरचना दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर कोर कहेंगे। न्यूक्लियर कोर कहेंगे। ठीक है, ये सारे नाम अभी आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर कोर क्या है। न्यूक्लियर कोर दो मतलब जो न्यूक्लियर एनवेलप है, बीच में जो हिस्सा खाली वहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियर कोर दो मेम्ब्रेन का है, बना है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करने का काम कर रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म कोई ऐसी चीज है जो न्यूक्लियस के अंदर है पूरी। ठीक है, अपने स्लाइड पर हम आते हैं। अब देखो लिखा है यहाँ पे, कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पक्का, कवर न्यूक्लियस, ओके, सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, अभी मैंने समझाया। पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियो पोर्स। पोर कहाँ प्रेजेंट है? दो न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो पोर्स जो प्रेजेंट, उसी को क्या वगैरह क्या कह रहे हो? न्यूक्लियर पोर। अच्छा, न्यूक्लियर पोर ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के हिस्से में ही तो है ना जो न्यूक्लियर एनवेलप भी किसका हिस्सा है? न्यूक्लियस का हिस्सा है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। बताओ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग कर रहा है न्यूक्लियर एनवलप। तो कोई भी साइटोप्लाज्म से बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई चीज आएगी तो उसको कौन परमिट करेगा? कौन आने देगा? कौन परमिशन देगा? कौन कौन कहेगा क्या भाई, क्या क्या हालचाल है? न्यूक्लियर एनवलप ही बोलेगा ना। ठीक, अगर यहाँ पे लिख दिया परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। ठीक है, आते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम लिख दिया बेटा, ये गलत है। ठीक है, इसको सब लोग सही कर लेंगे। ये न्यूक्लियोसोम दूसरी चीज होती है, जब डीएनए अपने आप को दो बार हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर फोल्ड करता है तब वो स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम का बनता है। ये गलत टाइपिंग है, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा बेटा ये। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है मैंने बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है वही न्यूक्लियोप्लाज्म है।
देखो, अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज होती है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये आप समझ गए होंगे, न्यूक्लियर एनवलप में बना रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियर पोर है ये। अब बेटा इसके अंदर बहुत सा धागा, बहुत ऐसा स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा, जैसे लगेगा कि कोई धागा आपस में उलझा हुआ है। उसको इंग्लिश में कहते हैं, आपकी बुकिश लैंग्वेज में आएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्रोमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रोमेटीन कहते हैं। और साइड में कहीं प्रेजेंट होगा सर्कल सर्कल सा स्ट्रक्चर, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, उसको कहेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये स्ट्रक्चरली अभी हम इसको समझे हैं। अब आते हैं अपने थ्योरी थ्योरी सेक्शन पे, कि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के दो कंपोनेंट कौन है? एक तुम्हारा वैक्यूल और एक तुम्हारा क्रोमेटिन। देख रहे हो? अरे सॉरी, मैं इसको वैक्यूल कर रहा हूं, ये है आपका न्यूक्लियोलस और ये क्या आपका? क्रोमेटिन। हाँ बेटा, आज 4 क्लास हो गई है, 4 के बाद ये 5वीं क्लास है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ लेक्चर पर। हम अभी क्या बोले? न्यूक्लियस पढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप क्या है? क्लियर हो गया। न्यूक्लियोपोर क्या है? क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर पूरा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके दो कंपोनेंट हैं। पहला क्या है? न्यूक्लियोलस, और दूसरा क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोलस क्या है। वन और मोर इन नंबर, एक और एक से अधिक भी हो सकते हैं। फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर को फॉर्म करते हैं। और वो क्या होगा भैया? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आगे हम पढ़ेंगे 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम क्रोमेटीन मटेरियल देखते हैं। क्रोमेटीन मटेरियल भाई क्या है? ये भी एक कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है भैया? ये न्यूक्लियोप्लाज्म का। क्रोमेटीन क्या होता है? देखो, क्रोमेटीन कुछ होता नहीं बेटा। आप जब क्लास 12th में जाओगे, एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आप जब पढ़ोगे, डीएनए का पैकेजिंग पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आप एक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि आपका डीएनए, बेटा ये दिख नहीं रहा है, डीएनए आपका ऐसा होता है, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल होगा। वॉटसन एंड क्रिक इस मॉडल को दिए थे। एक तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन होगा, इसके ऊपर 2 बार फोल्ड होगा ये डीएनए। एक इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है, जिसके ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। बात की बात है, अभी नहीं देखना, अभी केवल हम क्रोमेटीन देख रहे हैं। फिर ये यही स्ट्रक्चर हमको हमको ऐसा ऐसा दिखने लगता है आप सबको, तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? क्रोमेटीन बोलते हो। और यही क्रोमेटीन आगे चल के क्रोमोसोम के अंदर पैक हो जाएगा। ठीक, यहां देख रहे हो, ये डीएनए आपका हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आया, आते 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 कौन सा स्ट्रक्चर बना? क्रोमेटीन। इंक्रीज आ करके क्रोमोसोम के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, वही आपका क्या है? क्रोमेटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। वही हमने बताया कि डीएनए जो है प्रोटीन के ऊपर जाकर के वही एक जो माला रूपी संरचना का जो निर्माण करता है, जो फॉर्मेशन करता है, उसी को कहते हैं। एक मिनट, पानी पी लेते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, तो ये आपका क्रोमेटीन जो होता है ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा किसमें? क्रोमोसोम में। हमें अभी मैंने बताया कि वो जो क्रोमेटीन है जा करके क्रोमोसोम के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। इसके बाद
हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे और क्रोमोसोम के कंपोनेंट को भी पढ़ेंगे और क्रोमोसोम के कंपोनेंट के बाद हम धीरे धीरे एक टॉपिक है साइटोप्लाज्म को पढ़ने के बाद हम सेल ऑर्गेनल्स पे आएंगे। आज के पार्ट में हमने कवर किया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बेसिक डिफरेंस। उसके बाद हमने कवर किया सेल वॉल क्या है, फिर उसके बाद सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में हमने डिफरेंस देखा। उसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में आपको पार्ट्स ऑफ सेल में जो आपका न्यूक्लियस है उसके बारे में हमने बताया कि न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? डबल बॉन्डेड है, न्यूक्लियर पोर है बीच में। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में आए तो उसके भी दो कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियोलस और दूसरा क्रोमेटिन। इसके बारे में हमने आज बात किया। एक चीज आप हमेशा याद रखना, अभी सर सर अभी क्या कितने घंटा पढ़ना चाहिए बेटा? देखो कितने घंटा, ये देखो मेरा ऐसा मानना है आप जो भी पढ़ो, आज मैं आपको जो भी पढ़ाया आप कम से कम एटलीस्ट इसको एक बार तो आप रिवीजन जरूर करें, जरूर इसको रिवीजन करें। क्यों? क्योंकि देखो आपको जो भी पढ़ाया जाता है अगर आप उसी दिन उसको रिवाइज करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखो, क्योंकि जब तुम सोचोगे अच्छा तभी तुम अच्छा तुम कर पाओगे। एक मैसेज कर रहा है कि सर कैसे क्या कैसे कैसे सर मोटिव। देखो बेटा एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो हर बार जरूरी नहीं कि तुमको मोटिवेट हो गए तभी तुम पढ़ोगे, ठीक है? जब भी आपको जीवन में लगे कि ये मेरा लो फेज है, मुझसे ये चीज नहीं हो रहा है, वहीं से तुम अपने एक मजबूत इरादे को तैयार करो और वहीं से जीवन में आगे बढ़ने का तुम प्रयास करो। क्योंकि देखो हर इंसान के लाइफ में एक हाई फेज होता है, एक लो फेज होता है। हमारे भी लाइफ में बेटा लो फेज था कभी, लेकिन मैं आज यहां हूं ना। अगर मैं वहां पे अगर हार गया होता तो आज शायद मैं यहां नहीं होता। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं, आप कभी भी हताश निराश मत होइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपका भी एक समय आएगा जिस समय आपके भी बेटा सितारे बुलंद रहेंगे। और हमेशा अच्छा सोचिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए और छोटों का दुलार करिए। और नॉलेज की चीजें, पॉजिटिव चीजें जहां से भी आप सीख सके वहां से आप सीखने का प्रयास करिए, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।